नमस्कार स्टूडेंट्स। हमने इससे पहले वाला टॉपिक किया था बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बॉन्डिंग में सबसे पहली थ्योरी हमने की थी वर्नर थ्योरी ऑफ बॉन्डिंग। वर्नर थ्योरी ऑफ बॉन्डिंग क्या कहती है कि प्राइमरी और सेकेंडरी दो तरह की वैलेंसी होती है, और प्राइमरी वैलेंसी एनायनिक लिगेंड से सेटिस्फाई होती है। नॉर्मल जो साल्ट होते हैं उनमें सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई होती है, लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेटिस्फाई होती है, प्राइमरी भी सेटिस्फाई होती है। और कौन आयनाइज होगा कौन नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर की जो बॉडी है वो डेटिव बॉन्ड से हेल्ड है, और जो काउंटर कैटायन या काउंटर एनायन है वो आयनिक बॉन्ड से हेल्ड है। लेकिन इसकी मेन लिमिटेशन थी कि शेप के बारे में ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं है, मैग्नेटिक बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं किया। वाई कंपाउंड हैविंग सेम मोलर फॉर्मूला बट डिफरेंट लिगेंड एंड डिफरेंट आइसोमर स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी। आइसोमेरिज्म को जो डिफरेंट जो आइसोमर है उनका मैग्नेटिक बिहेवियर अलग क्यों है, उनका कलर अलग क्यों है। हालांकि कंडक्टेंस को उसने एक्सप्लेन कर दिया, कौन कैसा आयनाइज होगा ये सब एक्सप्लेन हो गया। तो नेक्स्ट थ्योरी हमें चाहिए दैट कैन एक्सप्लेन magnetic behavior of coordination compound and color of the coordination compound। तो next important theory हम कर रहे हैं valence bond theory। VBT valence bond theory बिल्कुल वैसी थ्योरी है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। बिल्कुल वैसी थ्योरी है जैसी थ्योरी आपने उसमें किया था केमिकल बॉन्डिंग में। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का क्या कॉन्सेप्ट है, एक बार नॉर्मल कंपाउंड के लिए आप देखो। नॉर्मल कंपाउंड के लिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है ओनली वैलेंस सेल टेक पार्ट इन बॉन्डिंग। नॉर्मल कंपाउंड के लिए कर रहा हूं पहले मैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि ओनली वैलेंस सेल टेक पार्ट इन बॉन्डिंग। और वैलेंस सेल में भी कौन से, जो हाफ फिल्ड है। ग्राउंड स्टेट में वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है, इट्स ओके, बट इफ वैलेंसी इज नॉट सेटिस्फाइंग ग्राउंड स्टेट देन सेटिस्फाई द वैलेंसी इन एक्साइटेड स्टेट। जितने बॉन्ड बनाने हैं सेंट्रल एटम को उतने हाफ फील्ड ऑर्बिटल होने चाहिए। है तो बहुत बढ़िया बात, नहीं है तो एक्साइटेड स्टेट में हो जाने चाहिए। ड्यूरिंग दैट कौन कौन से ऑर्बिटल वो यूज कर रहे हैं, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। नॉर्मल कंपाउंड की बात मैं कर रहा हूं। अगर आपको CH4 एक्सप्लेन करना है तो आप पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 1s2 2s2 2p2। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि इनर सेल तो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व ही नहीं होगा, ओनली वैलेंस सेल इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। और वैलेंस सेल में भी कौन, जो हाफ फील्ड है। वैलेंस सेल में भी कौन, जो हाफ फील्ड है। इन हाफ फील्ड में अब अगर हम देखें तो दो हाफ फील्ड हैं और बॉन्ड बनाने 4। तो अगर हमें 2 बॉन्ड बनाने हो तो ग्राउंड स्टेट में बॉन्ड बना लेंगे, लेकिन बॉन्ड बनाने 4 और हाफ फील्ड है 2, तो 4 हाफ फील्ड हो जाने चाहिए। तो वो कैसे हो, वो ऐसे हो जब एक 2s का इलेक्ट्रॉन 2p बैक साइड कर जाए। 4 हाफ फील्ड हो गए, 4 बॉन्ड बनाने, हाइब्रिडाइजेशन sp3। ये है नॉर्मल कंपाउंड के लिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। जब बॉन्ड बन रहा हो म्यूचुअल शेयरिंग से, ओनली वैलेंस सेल टेक पार्ट इन बॉन्डिंग। और वैलेंस में भी दोज ऑर्बिटल व्हिच आर हाफ फील्ड, if the number of half filled orbitals satisfy its valency then it's okay, if it not satisfy valency then take it in ground state, excited state। sorry, आपको अमोनिया बनाना है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p3। 3 बॉन्ड बनाने हैं, 3 हाफ फील्ड है, there is no need of excitation state, ग्राउंड स्टेट में बॉन्डिंग हो जाएगी। लेकिन 4 बॉन्ड बनाने, हाफ फील्ड 2 है,
ग्राउंड स्टेट में बात नहीं बनेगी, एक्साइटेड स्टेट में लीजिए। ये नॉर्मल कंपाउंड के लिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है। मेन पॉइंट है कि वैलेंस सेल बॉन्डिंग में टेक पार्ट करता है बस, इनर सेल बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं करते। दूसरी बात, वैलेंस में भी वो जो हाफ फील्ड है, जो हाफ फील्ड है वो हाफ फील्ड ऑर्बिटल टेक पार्ट करेंगे सिर्फ। अगर हाफ फील्ड जितने ग्राउंड स्टेट में है तो ठीक है, नहीं तो फिर वो एक्साइटेड स्टेट में हो जाने चाहिए। कुल मिला के शॉर्ट में ये बात है, जितने बॉन्ड बनाने हैं उतने हाफ फील्ड ऑर्बिटल होने चाहिए। है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो एक्साइटेशन करवा के कर लो, यानी कि उतने हाफ फील्ड होने चाहिए। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है नॉर्मल कंपाउंड के लिए। अब थोड़ा सा मॉडिफाई करके इसी को हम यूज कर लें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए। फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं जानते तो भूल जाइए कि आप बॉन्डिंग कर सकते हो, छोड़िए फिर तो अगले साल देख लो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद सोच सकते हो कि बॉन्डिंग शो करेगी। देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक तो होता है आपका म्यूचुअल शेयरिंग से बॉन्ड, एक एक इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का एक कार्बन का, एक कार्बन एक हाइड्रोजन, एक कार्बन एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन एक कार्बन, एक एक बॉन्ड म्यूचुअल शेयरिंग। और वन साइडेड शेयरिंग में होता है डेटिव बॉन्ड। वन साइडेड शेयरिंग में डेटिव बॉन्ड होगा। तो म्यूचुअल शेयरिंग में तो दोनों का एक ही यूज हो रहा है, लेकिन वन साइडेड शेयरिंग में एक डोनर है एक एक्सेप्टर है। तो डोनर के पास क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन पेयर टू डोनेट, और एक्सेप्टर के पास क्या होना चाहिए, एम्प्टी ऑर्बिटल टू एक्सेप्ट। तो थ्योरी फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी कि ओनली, इसमें हम क्या कहें कि ड्यूरिंग, क्योंकि यहां पे डेटिव बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, ड्यूरिंग डेटिव बॉन्ड फॉर्मेशन, डेटिव बॉन्ड बन रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड, ड्यूरिंग डेटिव बॉन्ड फॉर्मेशन एम्प्टी सेंट्रल एटम या आयन should have empty orbital equal to coordination number. Central atom should have empty orbital. सेंट्रल एटम के पास खाली ऑर्बिटल होने चाहिए, should have empty orbital. कितने एम्प्टी ऑर्बिटल होने चाहिए, जितने उसको डेटिव बॉन्ड बनाने हैं, जितना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। अगर 3 बॉन्ड बनाने हैं तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 खाली ऑर्बिटल होने चाहिए, 2 बनाने हैं तो 2 होने चाहिए, 4 बनाने हैं, 6 बनाने हैं। वैसे नॉर्मली 2 से लेकर 9 तक कोऑर्डिनेशन रहता है, जिनमें मेनली 4 और 6 है। ज्यादातर कंपाउंड का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 4 और 6 है, बाकी इसके अलावा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक है, लेकिन मेनली 2, 4 है, 6। तो ड्यूरिंग डेटिव बॉन्ड फॉर्मेशन सेंट्रल एटम आयन शुड हैव एम्प्टी ऑर्बिटल इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, नंबर ऑफ डेटिव बॉन्ड formed by central atom। जितने सेंट्रल एटम को बॉन्ड बनाने हैं उतने इसके पास खाली ऑर्बिटल होने चाहिए, so that it can act as a acceptor। During bonding central atom ion may use its Nd N-1d or Nd with
NS and NP। बॉन्डिंग के दौरान NS और NP के साथ साथ N-1D या फिर ND ऑर्बिटल भी बॉन्डिंग में यूज हो सकता है। नॉर्मल कंपाउंड के लिए हम ये कह रहे थे कि ओनली वैलेंस सेट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग, लेकिन यहाँ पे N-1D आल्सो इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। और ये क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन डी ब्लॉक में भी आया था कि व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट मेक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। वहां पे हमने यही कहा था बिकॉज N-1D ऑर्बिटल या D ऑर्बिटल आल्सो इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। तो N-1D भी वो अपना यूज कर सकता है और ND भी यूज कर सकता है। लिगेंड, लिगेंड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। लिगेंड should have lone pair to donate electron pair। total number of pair donated by ligand is equal to coordination number। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर जो डोनेट होंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेड बाय द लिगेंड मे बी वन लिगेंड और मे बी 2, 3, 4। अकेला एक लिगेंड भी डोनेट कर सकता है, 6 के 6, 4 के 4, तीनों दोनों एक। 6 डोनेट करने हैं तो 6 डोनेट होने चाहिए, चाहे वो एक ही लिगेंड 6 डोनेट करे, चाहे 2 मिलके करें, चाहे अलग अलग 6 लिगेंड 6 पेयर डोनेट करें, लेकिन वो डोनेट होना चाहिए। ड्यूरिंग बॉन्डिंग central atom use its hybridized orbital। कौन से यूज कर रहा है उसके? हाइब्रिड ऑर्बिटल। डिपेंड ऑन ड्यूरिंग बॉन्डिंग सेंट्रल एटम यूज इट्स हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। Type of hybridization depend on type of orbital used in bonding। Type of hybridized orbital used in bonding। After bonding, if all the electrons are paired, substance is diamagnetic। If it have some unpaired electron, it is पैरामैग्नेटिक। अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो डाया है, अगर कोई भी अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। कुल मिला के हम यहाँ पे कह रहे हैं, आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए आ जाइए, नॉर्मल कंपाउंड की बॉन्डिंग छोड़ दीजिए। नॉर्मल कंपाउंड में बॉन्डिंग में कौन इन्वॉल्व हो रहा है?
जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। तो वहां पे हम कह रहे हैं जितने बॉन्ड बनाने हैं उतने हाफ फील्ड ऑर्बिटल होने चाहिए। है तो बहुत ठीक है, नहीं तो फिर वो एक्साइटेड स्टेट में हो जाने चाहिए। और यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि जितने बॉन्ड बनाने हैं उतने खाली ऑर्बिटल होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल एटम को डेटिव बॉन्ड बनाना है, एक्सेप्टर का काम करना है, म्यूचुअल शेयरिंग नहीं करनी। तो सेंट्रल एटम के पास उतने खाली ऑर्बिटल होने चाहिए। है तो ठीक है, नहीं है तो हो जाने चाहिए। जैसे वहां पे हम कह रहे थे कि जितने हाफ फील्ड चाहिए उतने है तो ठीक है, नहीं है तो हो जाने चाहिए। वहां पे एक्साइटेशन हो रही है, यहां पे हम कह सकते हैं कि ड्यूरिंग बॉन्डिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम में पेयर्ड। जैसे वहां कह रहे थे कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मे गेट अनपेयर्ड, वहां उल्टा कह रहे हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मे गेट पेयर्ड। यहां अफवा प्रिंसिपल का को अवॉइड कर रहे थे, अफवा प्रिंसिपल कि लोअर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था लेकिन वो एक्साइटेड में आ जाता है। वहां हाउस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी को अवॉइड करेंगे। ये कार्बन में 2s2 2p2 होना चाहिए, लेकिन हमने 2s1 2p3 बना दिया, तो ये अफवा प्रिंसिपल का को अवॉइड कर रहे हैं। लोअर एनर्जी में पूरा भरा हुए बिना हायर एनर्जी में आ गए, तो हम कहते हैं ये जो एक्साइटेशन एनर्जी है ये बॉन्डिंग एनर्जी से कंपनसेट हो रही है। वहां पे हम हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी को अवॉइड कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को वापस पेयर अप कर देते हैं अगर जरूरत पड़े तो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल अवॉइड हो रहा है, उसके लिए भी एनर्जी बॉन्डिंग से सेटिस्फाई होती है। तो कुल मिला के पहले हम कह रहे हैं कि ड्यूरिंग डेटिव बॉन्ड फॉर्मेशन सेंट्रल एटम शुड हैव एम्प्टी ऑर्बिटल इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब हो गया लिगेंसी भी बोलते हैं इसको, और हम कहते हैं नंबर ऑफ डेटिव बॉन्ड फॉर्म बाय द सेंट्रल एटम, यानी कि सेंट्रल एटम को जितने डेटिव बॉन्ड बनाने हैं उतने हाफ फील्ड ऑर्बिटल उसके पास होने चाहिए। है तो बहुत ठीक है, नहीं है तो हो जाने चाहिए। ड्यूरिंग बॉन्डिंग सेंट्रल एटम आयन may use its n-1d orbital or nd orbital with ns and np। जब बॉन्डिंग हो रही है तो सेंट्रल एटम अपना ns और np के साथ साथ इनर ऑर्बिटल ऑफ d दैट इज n-1d और आउटर ऑफ d दैट इज nd बॉन्डिंग में यूज कर सकता है, और उन्हीं के अकॉर्डिंग फिर उसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी। एक s का 3 p के कर रहे हैं sp3, एक d का एक s का 3 p के तो dsp3, बाहर वाला d यूज हो रहा है तो sp3d। मान लिया 3d 4s और 4p के यूज हो रहे थे, वाइब्रेशन हो जाएगी dsp3, लेकिन 4s 4p के 3 और 4d यूज हो रहा है तो sp3d। dsp3 का मतलब है n-1d यूज हो रहा है और sp3d का मतलब है nd यूज हो रहा है। तो ड्यूरिंग बॉन्डिंग फॉर्मेशन n-1d भी यूज कर सकता है सेंट्रल एटम और अपना nd भी यूज कर सकता है विद ns और np। ये तो बात हुई सेंट्रल एटम की। अब आ जाओ लिगेंड में। सेंट्रल एटम तो क्या कर रहा है, अपना खाली ऑर्बिटल प्रोवाइड कर रहा है, जितने उसको डेटिव बॉन्ड बनाने हैं उतने उसके पास खाली ऑर्बिटल होने चाहिए। है तो ठीक है, नहीं हो जाने चाहिए। खाली होने के लिए इलेक्ट्रॉन वापस पेयर भी हो सकता है, इससे उल्टा जैसे यहाँ अनपेयर्ड होने के लिए एक्साइटेशन हो सकता था, ऐसे वहां पे वापस हो सकता है। दूसरा, अब बात आई लिगेंड की। ये तो सेंट्रल एटम की होगी। सेंट्रल एटम हाइब्रिडाइजेशन में कौन सा ऑर्बिटल यूज कर रहा है? हाइब्रिडाइजेशन के लिए वो डिपेंड करेगा कि अपने कौन से ऑर्बिटल यूज किए, क्या ऑर्बिटाइल को हाइब्रिडाइजेशन वो तो डिपेंड करेगा कौन से यूज कर रहा है। ठीक है, अब आ जाओ लिगेंड। लिगेंड का क्या काम है? वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। तो जितने डेटिव बॉन्ड बनाने हैं उतने लोन पेयर लिगेंड के पास होने चाहिए। 4 बनाने हैं तो 4 लोन पेयर होने चाहिए, चाहे अकेला 4 करे, चाहे 2 मिलके 2-2 करें, चाहे हर एक कोई 4 लिगेंड एक डोनेट करे। वो तो डिपेंड करेगा लिगेंड के नेचर पे। मोनोडेंटेट है, बाइडेंटेट है, पॉलीडेंटेट है,
ट्राइडेंटेट अलग अलग तरह की डेंटिसिटी है। ड्यूरिंग बॉन्डिंग सेंट्रल एटम यूज इट्स हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अब उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन डिपेंड टाइप ऑफ ऑर्बिटल दैट इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन। आफ्टर बॉन्डिंग की बात है, इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग होने के बाद अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो डायमैग्नेटिक, और अगर कोई अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक। और ड्यूरिंग बॉन्डिंग द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मे गेट पेयर्ड अप, पुश कर देता है लिगेंड उसको वापस पेयर अप करने के लिए। ये पॉइंट्स है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सबसे ज्यादा यूजफुल थ्योरी है बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब इसको हमें करना है, मेन ये है कि थ्योरी के पॉइंट नहीं अप्लाई करना है। कैसे आप करोगे उसको पहले समझिए। थोड़ा सा एक बात जरूर हो सकता है आपको कंफ्यूजन लगे, बाद में समझ जाओगे जब प्रैक्टिस करोगे। सारी बातें पहले सीधा सीधा नहीं बताई जाएंगी। हाँ, ये पॉइंट्स लागू करने हैं आपको। कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में तो आपका जो बहुत सारे एग्जांपल है उनको कोई किसी को भी एक्सप्लेन करना है। कुछ एक कर लेते हैं पहले। देखिए आयरन वाटर 6 2 पॉजिटिव। एक में कर रहा हूं आयरन वाटर 6 3 पॉजिटिव। आयरन साइनाइड 6 4 नेगेटिव। आयरन साइनाइड 6 3 नेगेटिव। ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर मैंने लिखे, इनकी बॉन्डिंग आपको करनी है ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। स्टेप वाइज चलना है, बिल्कुल इजी है। सबसे पहले आप काम करो, सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। सेंट्रल एटम कौन है यहाँ पे? आयरन F। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। तो यहाँ पे X प्लस 6 प्लस 2 ये 0। सबका चार्ज मिला के इक्वल टू चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर 0 नहीं, इक्वल टू प्लस 2। टोटल चार्ज प्लस 2। ये उधर आएगा प्लस 2। X 6 मल्टीप्लाइड बाई 0, तो ये तो 0 हो गया, तो X इज प्लस 2। यानी यहाँ पे आयरन 2 पॉजिटिव है, फेरस आयन है। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए आपको। आयरन में होते हैं 26 का मतलब हो गया 4s2 3d6 और 4s2 3d6, लेकिन जो आयरन 2 पॉजिटिव है वो है 3d6। आयरन 2 पॉजिटिव है 3d6। अब सबसे पहले ये काम कीजिए, 3d6 3d6 4s खाली, 4p खाली, 4d खाली। मेटल आयन अपने एम्प्टी ऑर्बिटल यूज करेगा, क्योंकि कैसा बॉन्ड बनाना है? डेटिव। और डेटिव बॉन्ड में मेटल को क्या काम करना है? डोनर का, एक्सेप्टर का? एक्सेप्टर का। तो एक्सेप्टर के पास क्या होना चाहिए? एम्प्टी ऑर्बिटल। कितना? जितना डेटिव बॉन्ड बनाना है। तो कितने डेटिव बॉन्ड बनाना है यहाँ पे? 6 खाली ऑर्बिटल है 1 2 3 4 5 6 है। तो ये हो जाएंगे यूज बॉन्डिंग में। हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d2 sp3d2। 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए खाली, 6 लिगेंड है वाटर, हर एक में डोनेट करते हैं। इसे पूरी बॉन्डिंग हो जाएगी तो कितने बॉन्ड बनेंगे? 6 बनेंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने? 1 2 3 4। तो इट इज पैरामैग्नेटिक। कैसा कंपाउंड हुआ ये? पैरामैग्नेटिक हुआ। पैरामैग्नेटिक किस वजह से हुआ? ड्यू टू दिस 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मैग्नेटिज्म कैसे निकालोगे? n+2 बोर मैग्नेट्रॉन यूनिट होती है। n यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। हालांकि इसमें सिर्फ हम स्पिन कंट्रीब्यूशन निकालते हैं,
वैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ अपने ऑर्बिटल पे भी मूव कर रहा है, अपने एक्सिस पे भी और ऑर्बिटल में भी। तो एक होता है ऑर्बिटल मूवमेंट और एक होता है स्पिन मूवमेंट। तो जो ऑर्बिटल का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो कम होता है, मेन कंट्रीब्यूशन स्पिन का ही होता है, तो हम सिर्फ स्पिन वालों को काउंट करते हैं। वैसे एग्जैक्ट वैल्यू स्पिन वाले के बराबर नहीं आती, क्योंकि थोड़ा बहुत एंगुलर का भी कंट्रीब्यूशन होता है। तो अगर यहाँ पे हम मैग्नेटिज्म निकालेंगे तो 4 4 और 2 6 यानी 24 का 4 एम्पीयर इलेक्ट्रॉन 4 और 5 के बीच में आएगी इसकी मैग्नेटिज्म की वैल्यू। अब शेप कैसी होगी, क्योंकि sp3d2 है तो ऑक्टाहेड्रल शेप यू नो, आयरन है 1 2 3 4 5 और 6, इस तरह की शेप होगी 6 वाट वाले ऑक्टाहेड्रल शेप। स्क्वायर बाई पिरामिडल ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर बाई पिरामिडल 90 के एंगल होंगे सारे। और क्योंकि इसने भार वाला डी यूज किया है, ये तो है n-1d और ये है nd, आउटर डी यूज किया है, तो इसको बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो पहला जो हमने कंपाउंड एक्सप्लेन किया, सबसे पहले हमने क्या काम किया, इसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली, उस ऑक्सीडेशन स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ली, n-1d, उसके बाद ns np और nd लिख लिया। जितने ऑर्बिटल बॉन्डिंग में इन्वॉल्व करने उतने हाइब्रिडाइजेशन में यूज कर दिया, हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग शेप बता दी, बॉन्डिंग के बाद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गए, उस हिसाब से मैग्नेटिज्म निकाल लिया। nd बाहर वाला डी यूज हुआ है तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और अंदर वाला यूज हुआ है तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे बाहर वाला ऑर्बिटल यूज हुआ है तो हम आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहेंगे। दूसरे में वही है, आयरन है लेकिन +3 है, ये आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 थी, वो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। +3 है तो फिर 3d5 होगा, आयरन 4s2 3d6, 3 इलेक्ट्रॉन निकालिए, 2 यहाँ से 1 यहाँ से, 3d5। तो बाकी देखना हो ये, पहले 3d5 को लिखो, 1 2 3 4 5 3d5, 4s और 4p और 4d 4d। अब यहाँ पे भी वही हमें 6 ऑर्बिटल चाहिए, 6 बॉन्ड बनाने हैं, तो sp3d2 6 ऑर्बिटल बन जाएंगे। sp3d2 6 ऑर्बिटल के मॉलिक्यूल्स हैं, ये डायरेक्टिव बॉन्ड बनाएंगे। अब ड्यूरिंग देयर nd, अच्छा sp3d2 है तो ऑक्टाहेड्रल, इनर ऑर्बिटल या आउटर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। किस वजह से कह रहे हैं आउटर ऑर्बिटल, कि nd यूज हो रहा है, nd यूज हो रहा है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है पैरामैग्नेटिक, ये भी पैरामैग्नेटिक है, ये भी पैरामैग्नेटिक है, बट द पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ बोथ इज डिफरेंट। यहाँ पे पैरामैग्नेटिज्म इज ड्यू टू 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बट हियर मैग्नेटिज्म इज ड्यू टू 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 4 और 5 के बीच में आ रहा था, वहां पे आपका 6 के आसपास आएगा, 6 से थोड़ा सा कम आएगा, √36 होता है,
यार 35 का रूट है तो 6 से थोड़ा कम होगा। तो मोर विल बी द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मोर विल बी द पैरामैग्नेटिक इफेक्ट। तो मैग्नेटिज्म अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से डिसाइड करोगे, शेप हाइब्रिडाइजेशन से डिसाइड करोगे, आउटर ऑर्बिटल है इनर ऑर्बिटल है वो आप इस बेस पे डिसाइड करोगे कि अंदर वाला डी यूज हुआ या बाहर वाला डी यूज हुआ। अब यहां पे आ जाओ, यहां पे भी आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है 2 पॉजिटिव और 2 पॉजिटिव ऑन द बैक 3d6। यहां पे ध्यान देना थोड़ा, 3d6 का मतलब वही 1 2 3 4 5 6 3d6 4s 4p 4d कितने ऑर्बिटल यूज कर रहे हैं 6 खाली है नहीं है 1 2 3 4 ही है तो 6 खाली करो, जितने खाली होने चाहिए उतने हैं तो ठीक है, नहीं है तो उतने हो जाने चाहिए। तो 6 खाली नहीं है, खाली कितने हैं 1 2 3 4 तो खाली करो, इसको वापस पेयर अप कर दो, इसको वापस पेयर अप कर दो। ये पहले पेयर था, ये पेयर अप हो गया, ये 2 खाली हो गए, ये 4s ये 3d और ये 4p, हाइब्रिडाइजेशन होगी d2sp3 d2sp3 और जब d2sp3 है तो ऑक्टाहेड्रल but other electron are paired so diamagnetic अंदर के डी यूज रहे बाहर के अंदर का तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। फिर से देखिए आयरन 2 पॉजिटिव 3d6 लिख लिया, 6 ऑर्बिटल बॉन्डिंग के लिए चाहिए, 6 नहीं है 1 2 3 4 ही खाली है। अब आप कहोगे ये 2 खाली नहीं गिन रहे जैसे उसमें गिने थे, ठीक बात है बिल्कुल आपकी। इन 2 को अगर हम गिने तो ये हो जाने चाहिए और ये हो जाएंगे तो sp3d2 आ जाएगी, लेकिन फिर क्या रहेंगे, फिर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे और 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर है तो फिर ये सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक आना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में पैरामैग्नेटिक नहीं आता है। अगर हम ये अंदर वाले यूज कर रहे हैं, नहीं अंदर वाले यूज ना करके बाहर वाले डी यूज कर रहे हैं और sp3d हाइब्रिडाइजेशन कर दें तो शेप तो आ जाएगी, शेप तो एक्सप्लेन हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल ही रहनी है। लेकिन फिर ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे इस स्पीशीज में और 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इस कंपाउंड का मैग्नेटिज्म सेम आना चाहिए, रियल में ये सेम है नहीं। अब आपको कैसे पता चले, तो ये ऐसे लिखने से नहीं पता चलेगा, ये तो एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटल बात है कि कैसे पता चले। आपको कैसे पता चले, आपको ऐसे लिखने से नहीं पता चलेगा। दिस इज द लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बोर्ड थ्योरी कि मैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन तो कर रहे हैं हम, लेकिन वो आंसर मिलाने वाली बात होगी। हमें पहले ही पता है कि ये डायमैग्नेटिक है तो फिर हम इनको वापस पेयर अप कर दें, ये सिचुएशन कर दें। हाइब्रिडाइजेशन इज नॉट ए रियल practical and cannot prove by the experiment, it is only the hypothetical concept to explain the property। अगर हम बाहर वाला डी यूज करते हैं तो हम कह देते हैं sp3d2 ऑक्टाहेड्रल, लेकिन फिर हम कहते हैं ये पैरामैग्नेटिक है और रियल में ये कंपाउंड पैरामैग्नेटिक है नहीं, ये डायमैग्नेटिक है। डायमैग्नेटिक है इसका मतलब इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो कब हो सकता है सारे इलेक्ट्रॉन ही पेयर्ड हो, वो जब हो सकता है जब ये दोनों वापस इसमें पेयर अप हो जाए, और जब ये दोनों इसमें वापस पेयर अप हो गए तो ये जगह बचेगी, ये दोनों ऑर्बिटल बचेंगे खाली। जब ये खाली है 3d के तो फिर 4d के यूज क्यों करेगा, फिर 3d के यूज करेगा। लेकिन ये 3d के खाली करवाए हैं, किसने करवाए हैं, इस लिगेंड ने करवाए हैं।
ये आयरन 2 पॉजिटिव इस लिगेंड के साथ तो पैरामैग्नेटिक कंपाउंड बनाता है, लेकिन इस लिगेंड के साथ डायमैग्नेटिक बनाता है। इसका मतलब इस लिगेंड ने इन इलेक्ट्रॉन को वापस पेयर अप कर दिया। ये बात हम अगली थ्योरी में करेंगे। इस थ्योरी की तो ये फेलियरिटी है। अभी तो आप इतना याद रख लो कि ये वीक लिगेंड है, वीक है, कमजोर है, जो इसको खाली मिला उसी को यूज कर लिया। लेकिन ये साइनाइड है, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, दादा लिगेंड है। इसको जो पसंद आ गया वो मकान खाली करवा देता है। ये कहता है भाई मैं तो 4D का यूज नहीं करूंगा, 4D की तो ज्यादा एनर्जी है, 4D वाला ऑर्बिटल हम यूज नहीं करेंगे, हम तो 3D वाला यूज करेंगे। तो भाई 3D खाली करवाओ, साइनाइड आया है तो 3D खाली करवाओ। ये दो इलेक्ट्रॉन कहते हैं फिर हम कहां जाएं, वापस आओ, पेयर अप हो, एक हो रहे, दो हो जाओ एक ऑर्बिटल में, दो तो हो ही सकते हो। लेकिन यहाँ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल अवॉइड हो गया। जो आपका मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल था वो यहाँ अवॉइड हो रहा है। इसी थ्योरी में हम कह रहे हैं अवॉइड हो रहा है, आगे की थ्योरी आगे एक्सप्लेन कर देंगे, कहेंगे अवॉइड नहीं होगा। तो अब ये अंदर वाले डी यूज हो जाएंगे तो हम इसको इनर ऑर्बिटल कह रहे हैं। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशन है कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन कि व्हाई हियर इट मेक द इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड हियर इट मेक द आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब प्रैक्टिकल बात तो ये है कि हमें मैग्नेटिज्म का पता हो तो ये हम बात कर सकते हैं। लेकिन आप याद रखने के लिए ये रख लो कि अगर कोई वीक लिगेंड है, अमोनिया, हालांकि या तो अमोनिया भी आउटर बनाएगा, अमोनिया, साइनाइड, कार्बोनिल, ये तीन ऐसे हैं जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, जो जिनकी टेंडेंसी पॉसिबल अगर है, पॉसिबिलिटी है तो इनर ऑर्बिटल बनाने की पॉसिबिलिटी होती है। ये सारी बातें अगले थ्योरी में एक्सप्लेन हो जाएंगी। अभी आप इतना याद रख लो कि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसके अलावा Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, F नेगेटिव, वाटर, ये सब वीक लिगेंड है। तो वीक लिगेंड तो यूज करेंगे HH और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा बाहर वाला, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड यूज करेगा N-1D और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। हालांकि ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशन है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाती। कुछ एक कंडीशन होंगी, आगे जब आप सब समझ जाओगे। अब यहां पे करिए आयरन 3 पॉजिटिव है, आयरन 3 पॉजिटिव का मतलब 3d5, 3d5 लिखिए, 1 2 3d5, 4s खाली, 4p खाली, 4d खाली। साइनाइड कैसा लिगेंड है, दादा लिगेंड है भाई। आउटर ऑर्बिटल यूज करेगा, इनर करेगा, कितने करेगा, 2 करेगा, तो 2 खाली करवाओ, 2 खाली करवाओ। 5 इलेक्ट्रॉन है तो सारे पेयर तो हो नहीं सकते, एक तो अनपेयर्ड रहेगा ही। 3d 4s 4d की तो जरूरत ही नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 ऑक्टाहेड्रल, पैरामैग्नेटिक ड्यू टू 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और मैग्नेटिज्म कितना आएगा, 1 + 2 3 √3 1.73 बोर मैग्नेट्रॉन। आउटर ऑर्बिटल और इनर ऑर्बिटल, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो ऑक्टाहेड्रल, एक बात देखिए, चारों में ये भी ऑक्टाहेड्रल है, ये भी ऑक्टाहेड्रल है, ये भी ऑक्टाहेड्रल है, ये भी ऑक्टाहेड्रल है। हाइब्रिडाइजेशन इसका मतलब चाहे तो sp3d2 हो और चाहे d2sp3 हो, सेम बराबर ही है, दोनों में से ऑक्टाहेड्रल है। और इसमें d के कौन से ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं, sp3d2 या d2sp3। इसमें तो डिफरेंस इतना है, ये आउटर के डी है, nd है,
और यहाँ n-1d है। nd है तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, सॉरी nd यूज हो रहा है तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और n-1d हो रहा है तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसलिए इसमें बाद में लिखेंगे sp3d2 यानी कि बाहर वाला d, और ये d2sp3 यानी कि अंदर वाला d। देन ये जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन गए, ऑक्टाहेड्रल बन गया, क्योंकि sp3d2 और d2sp3 से ऑक्टाहेड्रल रहेगा। दाया या पैरा होंगे वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करेगा। अब देखिए ये भी पैरामैग्नेटिक है, ये भी पैरामैग्नेटिक है, और ये भी पैरामैग्नेटिक है, लेकिन इस बात का मतलब ये नहीं हो गया कि आल ऑफ दे हैव सेम मैग्नेटिज्म। इसका मैग्नेटिज्म अलग आ रहा है, √24 आ रहा है, इसका मैग्नेटिज्म √35 आ रहा है, इसका मैग्नेटिज्म 0 आ रहा है, इसका मैग्नेटिज्म √3 आ रहा है। यहाँ पे 4 unpaired electron is there, 5 unpaired electron is there, no unpaired electron is there, nil, 0, and 1 unpaired electron is there. ये भी आयरन 3 पॉजिटिव है और ये भी आयरन 3 पॉजिटिव है, फिर भी मैग्नेटिज्म अलग है। रीजन लिगेंड अलग है, लिगेंड यहाँ वाटर है और यहाँ साइनाइड है। ये भी आयरन 2 पॉजिटिव है और ये भी आयरन 2 पॉजिटिव है, लेकिन एक डाया है और एक पैरा है। क्यों? मैग्नेटिज्म अलग। क्यों? यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए और यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस वजह से चेंज आया? ये है तो दोनों ही वाटर। किसी से कंपैरिजन कर रहे हैं? इसका इसका क्या कंपैरिजन था? यहां भी वाटर है, यहां भी वाटर है। पहले और दूसरे कंपैरिजन कर लो पहले, फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा। अगर आप पहले और दूसरे का कंपैरिजन करते हो तो दोनों में लिगेंड वाटर ही है, फिर भी मैग्नेटिज्म अलग है। चारों की सेम, तो चारों की सेम है, क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी डिसाइड करती है सेम और वो 6 है, तो सेम तो चारों की ऑक्टाहेड्रल है, स्क्वायर बाइपिरामिडल। लेकिन पहले और दूसरे में लिगेंड सेम है, सेंट्रल एटम आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट अलग है। एक में है आयरन 2 पॉजिटिव पहले में, एंड हियर इज आयरन 3 पॉजिटिव। इट्स मैग्नेटिज्म इज √24, √35. So this is due to different oxidation state. तीसरे चौथे में वही बात हो रही है, लिगेंड सेम है बट ऑक्सीडेशन स्टेट इज डिफरेंट। एक फेरस है, एक फेरिक है, एक डाया है, एक पैरा है। पहले और तीसरे में सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, लिगेंड अलग है। दूसरे और चौथे में भी ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, लिगेंड अलग है। और पहले और चौथे में लिगेंड भी अलग है, ऑक्सीडेशन स्टेट भी अलग है। दूसरे और तीसरे में ऑक्सीडेशन स्टेट भी अलग है, लिगेंड भी अलग है। तो कुल मिला के अगर सेंट्रल एटम चेंज हो जाए, सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाए, लिगेंड चेंज हो जाए, लिगेंड के नंबर चेंज हो जाए, सभी केसेस में मैग्नेटिज्म चेंज हो जाता है। मैग्नेटिज्म कुल मिला के सेम डिसाइड करनी है आपको ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, और मैग्नेटिक कैरेक्टर डिसाइड करना है आपको ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और इनर ऑर्बिटल बनाएगा या आउटर ऑर्बिटल बनाएगा, उसके लिए प्रैक्टिकल बात तो ये है कि हमें एक्सप्लेन करना होता है ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर। लेकिन ऐसे लिखने से हमें मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं पता चलेगा, तो लिखने के लिए हम क्या करें? लिखने के लिए हमें ये याद रखना पड़ेगा कि जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, यानी वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड इलेक्ट्रॉन को वापस पेयर अप करवा देते हैं, लाइक साइनाइड, अमोनिया, कार्बोनिल। लेकिन जो वीक लिगेंड है, लाइक वाटर, फ्लोराइड, क्लोराइड, वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे
वो जैसा बॉन्डिंग बनानी है वैसा बना देंगे। अब कुछ एक एग्जाम्पल हम एक्सप्लेन करेंगे, एक एक एग्जाम्पल। सिल्वर अमोनिया 2 पॉजिटिव या सिल्वर साइनाइड 2 नेगेटिव। जो रेयर एग्जाम्पल है पहले हम उनकी बात करते हैं। सिल्वर पॉजिटिव, दो ही यहाँ पे दो बॉन्ड बन रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है यहाँ पे। सिल्वर आपका कॉपर के नीचे होता है तो आपका होगा 5s1 4d10 4d10। और सिल्वर पॉजिटिव जो होगा वो होगा 4d10। 4d10 का मतलब इट नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। Not involved in bonding. Then 5s and 5p खाली है। 4d तो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो नहीं सकता, सारे इलेक्ट्रॉन पहले पेयर्ड है, तो लिगेंड चाहे वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो क्या फर्क पड़ता है, पेयरिंग की पॉसिबिलिटी नहीं है। आप कह रहे हैं जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है वो वापस पेयर अप करवा देते हैं, लेकिन यहाँ पे पेयरिंग की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो जब पेयरिंग की पॉसिबिलिटी नहीं है तो फिर कैसे होगा? तो फिर क्या करें, सिर्फ ये बचा। तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp, और sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब शेप इज लीनियर, लीनियर शेप 180 का sp हाइब्रिडाइजेशन। कम ही एग्जांपल है जहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है। ऐसा इसमें होगा, सेम इसमें आएगा, अमोनिया की जगह साइनाइड आ जाएगा। Hgi3 नेगेटिव, हाइब्रिडाइजेशन आती है sp2 और sp2 में कैसी शेप आएगी? ट्राइगोनल बाइक। पहले चलो देखिए मरकरी की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने पहले तो x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय -1 इज इक्वल टू -1, क्योंकि टोटल चार्ज -1 किसका गया? आयोडाइड है। तो यहाँ पे कितना है मरकरी? x -3 Hgi3 नेगेटिव, ऐसे मरकरी +1 आना चाहिए। मरकरी ये I3 जो नेगेटिव है, ये Hgi3 नेगेटिव है, तो ये होता है स्पेशल कंपाउंड है तरह का Hgi2 और I नेगेटिव, तो Hgi3 नेगेटिव। Hg तो ये माइनस, ये प्लस का हो जाएगा इस हिसाब से, तो मैं गलत किया, ये भाई -3। अच्छा ठीक है, -3 इज इक्वल टू -1, तो x इज +2। ठीक है, मरकरी का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ +2 है। अब मरकरी कहाँ होता है? जिंक कैडमियम के नीचे, जिंक कैडमियम और मरकरी। ये 4s2, ये 5s2, 6s2, 5d10। तो जैसे ये d10 था वैसे यहाँ d10 है। मरकरी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 6s2, 5d10, तो मरकरी 2 पॉजिटिव की होगी 5d10। 5d10 लिखिए। -5d10 4s
4 क्यों? 50 के बाद तो 6s और 6p। डेल्टी बॉन्ड फॉर्मेशन में एम्प्टी ऑर्बिटल शुड बी यूज्ड। तो एम्प्टी ऑर्बिटल कितने चाहिए? 3 बॉन्ड बनाने हैं तो 3 चाहिए। तो हाइब्रिडाइजेशन sp2, और sp2 का मतलब ट्राई गोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर शेप कैसे आएगी? ट्राइगोनल प्लेनर sp2। sp3 के भी मिलेंगे। अब आगे हम कुछ अलग अलग कंपाउंड कर लेते हैं। जहां कोऑर्डिनेशन नंबर है 4 वो भी करेंगे, 6 वाले भी करेंगे। 6 वाले अभी हमने किए हैं, कुछ एक और कर लेते हैं। अभी आयरन के किए, कोबाल्ट, वाटर 6, 3 पॉजिटिव। ये कर लेते हैं कोबाल्ट, अमोनिया 6, 3 पॉजिटिव। या साइनाइड कर लो, वो भी ऐसा आएगा। कितने ही कर लो, फिर एक बार थोड़ा आपको पता चले करते कैसे। यहाँ पे चाहे आप कोबाल्ट फ्लोरीन 6 3 नेगेटिव कर लो, चाहे कोबाल्ट Cl6 3 नेगेटिव कर लो, चाहे कोबाल्ट OH6 3 नेगेटिव कर लो। ये वाटर में वीक लिगेंड है, फ्लोराइड, क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड, ये सारे वीक लिगेंड है। कितने भी कर लीजिए, बुक में बहुत दे रखे होंगे, इजीली समझ में भी आ जाएंगे। इन सब में पहले तो बात करो कोबाल्ट की। कोबाल्ट होता है 4s2 3d7। कोबाल्ट होता है 4s2 3d7। तो 4s2 3d7। अब यहाँ पे कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट, सभी में कोबाल्ट 3 पॉजिटिव है। 3 पॉजिटिव का मतलब बन गया 3d6। 3d6 और 3d6 है तो पहले तो 3d6 लिखिए। 1 2 3 4 5 6 3d6। फिर आगे 4s और 4p, 4d भी है। अब आप लिगेंड देखो कैसा लिगेंड है, वीक लिगेंड है, वीक है, वीक है, वीक। वैसे वीक या स्ट्रॉन्ग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कुछ नहीं कहती है वीक या स्ट्रॉन्ग के बारे में। ये तो हम अपने याद करने के लिए, याद रखने के लिए कह रहे हैं। तो यानी कि हमें HS बॉन्डिंग बनेगी, इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल बनेगा, ये HS नहीं। यानी कि ये वीक लिगेंड है, ये इलेक्ट्रॉन को वापस पुशअप नहीं करेंगे, पेयर नहीं कर पाएंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d2 ऑक्टाहेड्रल आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आउटर ऑर्बिटल यूज हो रहा है और ये यूज होने के बाद 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, सो पैरामैग्नेटिक। कैसे होगा? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक करके होगा। इनमें देखिए यहां क्या है, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव है, यहाँ पे वही 3d6 है और 3d6 का मतलब 1 3d6 और 4s 4p और 4d। लिगेंड कौन है? सेंट्रल एटम की बात तो हो रही, सेंट्रल एटम और लिगेंड दोनों की बात करनी है। सेंट्रल एटम तो हो गया, लिगेंड कौन है? अमोनिया। लिगेंड कौन है? साइनाइड। और अमोनिया, साइनाइड, कार्बोनिल, दे आर स्ट्रॉन्ग लिगेंड, दादा लिगेंड। खाली करवा लेंगे। ये कहते हैं हमें तो 3D वाला ऑर्बिटल चाहिए, बॉन्डिंग हम 4D के साथ नहीं बनाएंगे, स्टेबल बॉन्ड बनाना है हमें। स्टेबल बॉन्ड बनाने के लिए कम एनर्जी वाला ऑर्बिटल यूज करेंगे हम। तो खाली करो। अब अंदर के 2 खाली हो गए और वैसे ये 2 कौन से हैं? ये dx² - y² और dz² है। यही क्यों है ये करेंगे बात। तो एडेशन होगी d2 sp3। d2 sp3 का मतलब ऑक्टा
हेड्रल। D2sp3 का मतलब ऑक्टाहेड्रल, और ऑक्टाहेड्रल और इनर ऑर्बिटल, ऑक्टाहेड्रल इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, वहां आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन रहा है या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन रहा है। यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, सो इट इज डायमैग्नेटिक। हालांकि ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशन है कि भाई ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशन है कि यहाँ पे मतलब ये नहीं बता सकते कि भाई कब इनर ऑर्बिटल बनेगा कब आउटर। ये तो हम बियॉन्ड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग या वीक लिगेंड में आइडेंटिफाई नहीं करते। तो ये इस तरह से कोई भी ऑक्टाहेड्रल वाले कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं हम, शेप सभी में ऑक्टाहेड्रल है। कई बार स्ट्रॉन्ग लिगेंड, एक तो देखो, एक अमोनिया का फेरस आयन के साथ, फेरस अमोनिया, फेरस वाटर क्या था भैया, फेरस साइनाइड, फेरस वाटर, फेरिक, फेरिक अमोनिया, फेरिक साइनाइड, यहां पे इन तीनों में आयरन प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और इन तीनों में आयरन प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट, और +3 का मतलब हुआ 3d5, और +6 का मतलब हुआ 3d6। अब 3d6 का क्या मतलब होता है, 1 2 3 4 5 6 4s 4p। अब ये एक एक्सेप्शन है, याद रखना है, अमोनिया फेरस आयन के साथ आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ही बनाता है, आउटर, तो आउटर बनाएगा तो sp3d2, तो फिर पैरा होगा, पैरा और ऑक्टा तो होगा ही। वाटर तो वैसे वीक लिगेंड है, ये भी आउटर बनाएगा, sp3d2 होगी, पैरा होगा और ऑक्टाहेड्रल तो होगा ही, ऑक्टाहेड्रल के सारे होंगे। यहां पे साइनाइड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पेड अप करवा देगा तो इनर ऑर्बिटल बनेगा, इनर ऑर्बिटल बनेगा तो D2sp3 होगी, ना कि sp3d2। और जब ये इलेक्ट्रॉन वापस पेड अप हो जाएंगे तो फिर ये डायमैग्नेटिक आएगा, हालांकि से ऑक्टाहेड्रल है। नॉर्मली साइनाइड और अमोनिया इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, वाटर तो आउटर बनाएगा, लेकिन यहाँ पे अमोनिया क्या बना रहा है, फेरस आयन के साथ। तो ये एक याद रखने की बात है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए बार बार मैं कह रहा हूँ कि इसकी लिमिटेशन। यहाँ आयरन 3 पॉजिटिव है, आयरन 3 पॉजिटिव का मतलब हो गया 3d5, 1 2 3 4 3d5 4s 4p 4p और 4p। और एस 4p 4d। इसमें वाटर है, आउटर बनाएगा, आउटर बनाएगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, आउटर बनाएगा तो 5 हाइड्रेट इलेक्ट्रॉन होंगे, हाइड्रोजन sp3d2 होगी, से ऑक्टाहेड्रल होगी। 5 हाइड्रेट इलेक्ट्रॉन है तो
पैरामैग्नेटिक होगी। अमोनिया और साइनाइड दोनों ही स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इनर बनाएंगे, इनर ऑर्बिटल। तो D2sp3 होगी तो सेफ ऑक्टाहेड्रल हो गई, होगा पैरामैग्नेटिक ही, लेकिन यहाँ 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और यहाँ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो बात यहाँ पे आई कि आयरन चाहे 2 पॉजिटिव में 3 पॉजिटिव में, और बाकी कंपाउंड में भी अमोनिया और साइनाइड इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और वाटर, क्लोराइड, क्लोराइड वगैरह आउटर बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो फेरस आयन है वो क्या करेगा, फेरस आयन आउटर कॉम्प्लेक्स बनाएगा अमोनिया के साथ, साइनाइड के साथ तो इनर ही बनाएगा, फेरस वाला Fe2 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव इनर ही बनाएगा। इसके अलावा और कोई जो स्पेशल जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, निकल वाटर 6 2 पॉजिटिव निकल का, क्रोमियम वाटर 6 3 पॉजिटिव क्रोमियम का अमोनिया के साथ भी बना लें। ये मैं जो स्पेशल एक्सेप्शन है वो आपको बता रहा हूं। अब यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन अराइज हो, निकल वाले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, निकल वाले में तो यहाँ पे निकल 2 पॉजिटिव है, निकल 2 पॉजिटिव। निकल क्या होता है, निकल आपका होता है 4s2 3d8, तो निकल 2 पॉजिटिव होगा 3d8। 3d8 का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 3d8 और 4s 4p 4d, तो ये तो कोई नहीं, यहाँ कोई बात नहीं है। वाटर वैसे भी वीक लिगेंड है और वैसे भी पॉसिबिलिटी भी नहीं है पेयर अप होने की, तो sp3d2 ऑक्टाहेड्रल आउटर ऑर्बिटल और पैरामैग्नेटिक। निकल वाला जो कंपाउंड है sp3d2 होगा हाइब्रिडाइजेशन, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। यहां देखिए क्रोमियम आपका होता है 4s1 3d5 और यहां क्रोमियम है 3 पॉजिटिव। 3 पॉजिटिव का मतलब हो गया 3d3 क्रोमियम वाटर के साथ। अब 3d3 1 2 3 4 5 नहीं 3 है, 3d3 और ये 4s और 4p और 4d। यहां पे अगर हम देखें तो ये ऑर्बिटल खाली है, फिर भी हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 आती है, आउटर बनता है, पैरामैग्नेटिक बनता है, ऑक्टाहेड्रल बनता है। ये लिमिटेशन ही है वैलेंस होने कि भाई ये इनर वाले यहां खाली है, फिर भी यहां आउटर बना रहा है। अगर हम कहीं इनर वाले बनाए तो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 3 ही आ रहे हैं। वैसे इसमें अगर हम इनर ऑर्बिटल बढ़ा भी लेंगे, D2sp3 भी अगर हम करेंगे, यानी कि इनर ऑर्बिटल भी करेंगे, तो ना तो पैरामैग्नेटिज्म में चेंज हो रहा है और ना शेप में चेंज हो रही। तो ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल इशू है, लीव इट। यहां पे आइए, यहां पे कोई बात है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है क्रोमियम और अमोनिया का। क्रोमियम अमोनिया में तो अमोनिया जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो इनर बना देगा, यहां तो वही 3d3 आना है। वन टू थ्री 3d3 4s और 4p तो खाली है, तो
D2sp3 octahedral पैरामैग्नेटिक और आउटर ऑर्बिटल। एक किसी भी पॉसिबिलिटी नहीं है तो अलग बात है, जैसे निकल है, यहाँ पे अगर हम निकल वाटर की जगह अगर हम यहाँ पे साइनाइड भी ले लेते तो भी आउटर ऑर्बिटल ही बनना था। ये बात मैं यहाँ बताने के लिए कर रहा था। अगर हम यहाँ पे साइनाइड भी ले लें तो भी आउटर ही बनेगा, क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन वापस पेयर अप भी हो गया तो भी पॉसिबिलिटी नहीं है इनर ऑर्बिटल बनाने की, खाली दो ऑर्बिटल यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो निकल का अगर हम साइनाइड भी ले लें, अगर हम अमोनिया ले लें तो भी आउटर ही बनेगा, साइनाइड के साथ भी आउटर ही बनेगा, यानी कि निकल वाटर के साथ, निकल अमोनिया के साथ और निकल साइनाइड के साथ। तीनों ही केस में चाहे वीक लिगेंड हो स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ही बनाएगा, इनर ऑर्बिटल तो बना ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे D8 है, तो वापस पेयरिंग होके भी दो ऑर्बिटल खाली नहीं हो सकते, और D ऐसा बन जाएगा कि DsP3d, ऐसी कोई अभी नॉन प्रॉपर्टी स्ट्रक्चर से या मैग्नेटिक बिहेवियर से नहीं आ रही है। तो एक तो बात यह है कि चाहे वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग से पॉसिबिलिटी नहीं है तो कैसे होगा। दूसरी बात यह है कि आयरन 2 पॉजिटिव अमोनिया के साथ आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाता है, इसका रीजन मिल जाएगा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। तीसरी बात क्रोमियम के लिए आ रही है जो 3d3 है, अमोनिया के साथ तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन वो वाटर के साथ भी आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना रहा है, ये कॉन्ट्राडिक्शन है। हालांकि मैग्नेटिक बिहेवियर में आउटर ऑर्बिटल में कोई चेंज नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी कुछ और पैरामीटर हैं जिनके बेस पे इनको मेजर किया जा सकता है। सो दिस इज अबाउट वैलेंस बोर्ड थ्योरी फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अभी हमने sp का भी किया, sp2 किया, फिर sp3d2 या d2sp3 6 का कर लिया, हालांकि 4 का भी बचा हुआ है। 4 में स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है और टेट्राहेड्रल भी हो सकता है, वो अगले लेक्चर में हम करेंगे। वैलेंस बोर्ड थ्योरी कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन जो मेन पॉइंट आपको लागू करने हैं वैलेंस बोर्ड थ्योरी के, वो आपको हमने बता दिए हैं। इनको सिस्टमैटिकली आपको यूज करना है। दिस इज वैलेंस बोर्ड थ्योरी फॉर द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 6। थैंक यू।